बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात टीवी नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ रियल एस्टेट सेक्टर का एक बड़ा मोतबर और बावकार नाम मौजूद है और शहर इक़्तिदार में रहते हुए जिन नामवर शख्सियात ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता रहते हुए मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और मुल्क में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए अपना कलीदी और अहम तरीन किरदार अदा किया, ये शख्सियत भी उन्हीं में से एक हैं। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब आज की नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, इससे कबल बतौर सेक्रेटरी आपकी एसोसिएशन के क्या अहदाफ रहे हैं और उन अहदाफ को फुलफ़िल करने में आप किस हद तक कामयाब हो सकें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं देहात टीवी और जो आपके अखबारात हैं वो गाह बगाहे हमारी एसोसिएशन की ख़बरें लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, तो मैं आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप आ जाए, आपका शुक्रिया जो आपने सवाल किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमारी 2018 में इलेक्शन हुए इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन में के तो उसके बाद हमारी एसोसिएशन ने जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके वक़ार में, उनके कारोबार में बहुत बेहतरी लेके आए और उनका वक़ार अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुलंद किया और उनके कारोबार में बड़ी बेहतरी आई। तमाम जो सेक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बड़ा कारोबार हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट के जितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनकी आज एक पहचान है। किसी भी दफ्तर में जाएं उनका एक कार्ड बना हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएं, किसी सेक्टर्स में, किसी सोसाइटी में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं तो उनकी एक पहचान और एक वक़ार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके वक़ार के, उनकी बेहतरी के लिए हमने दिन रात काम किया। राइट सर। अच्छा सर, आपकी जो तंजीम है अब दोबारा इलेक्शन में जा रही है और इस बार आपने सरदार ताहिर साहब को नामज़द किया, तो इन फ्यूचर आपके क्या अहदाफ होंगे और जिन पे आप काम करना चाहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सरदार ताहिर साहब जो हमारे कप्तान हैं उनकी क़यादत में बहुत काम किए। पहले तो बहुत सारे लोगों का शिकवा ये होता था कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं तो इनकी कोई बात नहीं सुनता, इनको कोई अपने ऑफिस में नहीं आने देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी ये एसोसिएशन बनी और उसके बाद आपने देखा होगा कि CDA की हमने कमेटी बनाई, हाउसिंग फाउंडेशन की कमेटी बनाई, सोसाइटीज़ के अंदर हमारी कमेटियाँ फ़ाल हैं। तो हर जगह के ऊपर जितने भी फैसले होते हैं तो इनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, इनको साथ बैठाया जाता है। तो बहुत सारे अहदाफ हमने अचीव किए, जिसमें आपने देखा होगा कि वैल्यूएशन टेबल का मसला आया तो हम पूरी की पूरी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट की कम्यूनिटी जो है सरापा एहतजाज हुई। गवर्नमेंट ने फिल फॉर वो वैल्यूएशन टेबल वापस लिया और जिस तरह हमने उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन की और उनके साथ बैठ के जो हमने अपने मुतालबात रखे वो मनवन तस्लीम किए गए। तो बहुत सारे अहदाफ अल्हम्दुलिल्लाह। CDA में बहुत ज़्यादा काम हुए। CDA में जो मसाइल थे काफ़ी हद तक उन पर काबू पाया गया। NDC जो 1 महीने के बाद मिलता था आज 4 दिन में मिलता है। CDA में जो BCS का NOC था जिसकी म्याद 3 महीने थी, आज वो उसकी 1 साल है। CDA में जो रजिस्ट्री केसेस थे उनको हमने ट्रांसफ़र केसेस करवाया। तो बहुत सारी अचीवमेंट है, गिनवाने लगूँ तो मेरा ख्याल है आज टाइम खत्म हो जाएगा। इन फ्यूचर आप क्या करना चाहेंगे बेहतरी के लिए? इन फ्यूचर जो काम रुक गए, जो काम रह गए, टीम बड़ी हो रही है, मुख्तलिफ कमेटीज़ हम बना रहे हैं। हमने इस दफ़ा सोचा है कि हम जो मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाएंगे, पुलिस कमेटी होगी, CDA कमेटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होगी, वेलफेयर कमेटी होगी, स्पोर्ट्स कमेटी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस शोबे को जनाब हम जो इसके लिए हम काम करेंगे और इसमें जितनी भी बेहतरी की गुंजाइश है, जहाँ जहाँ पे जो काम रह गए हैं वो अपनी जो हमारी टीम जो अब बढ़ गई है और उसके बाद जितने भी इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं उनको अपनी टीम के साथ शामिल करेंगे, उनको सोसाइटीज़ अपना हम जो कमेटीज़ देंगे। तो इंशाल्लाह वो जो है इंशाल्लाह जो बाकी अहदाफ हैं उनको हम
मज़ीद हम पूरा करेंगे। राइट सर। अच्छा सर, अब मैं आपके तजर्बे और आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। थोड़ा सा इंडस्ट्री के हवाले से हमारी मालूमात में इजाफा फरमाइए। आजकल काफ़ी टैक्सेस का भी बोझ है और FBR के भी बाज़-औक़ात बड़े गैर ज़रूरी सवालात होते हैं, तो इंडस्ट्री की सूरत हाल इस टाइम क्या है? कारोबारी सूरत हाल के बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पिछली गवर्नमेंट में तो हमें एक जो पैकेज मिला उससे बड़ा अच्छा कारोबार हुआ, और उसके बाद हम इस गवर्नमेंट से भी इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, क्योंकि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ अलाइड बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, रोज़गार में इजाफा होता है, टैक्सेस जो बढ़ते हैं, तो मुल्क की मैशियत को चलाने के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसका भी बड़ा एक अहम किरदार है, रोल है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि टैक्सेस को कम किया जाए, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो बाहर से सरमाया बेचता है, जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, तो उनके टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। ओवरसीज़ जो भी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे, क्योंकि वो बाहर से जो हमें, आपको पता है, जो बाहर की रेमिटेंस है, जो हमें डॉलर्स चाहिए, तो वो जब वो पैसा यहाँ पे लेके आए तो उसको जितनी ज़्यादा सहूलियत दे सकती हैं ये गवर्नमेंट दे, ताकि रियल एस्टेट का पहिया चलेगा, मुल्क की मैशियत का पहिया चलेगा। जी, रियल एस्टेट का पहिया चलेगा तो मुल्क की मैशियत का पहिया चलेगा। और चौधरी रफ़ीक साहब ये फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्सेस के बोझ से निकाले और उनको सहूलियत फराहम करे, ताकि मुल्क में कारोबारी सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सके। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि फैटफ ने पाबंदियों में कुछ एक लिस्ट भी जारी की हुई है कि मुल्क पाकिस्तान में चंद सैकड़ा शख्सियात से ना कोई लेन देन हो सकता है, ना कोई कारोबार हो सकता है, तो आपके एजेंट्स क्या उस लिस्ट की पाबंदी को मलूज़ी खातर रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैटफ के साथ मिलके हमने तमाम अपने जितने भी पूरे पाकिस्तान की, चूँकि हमारी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स भी है, तो पूरे पाकिस्तान में हमने खुद जो फैटफ का बोर्ड बना है उसके साथ मिल के हमने इक़दामात किए कि कोई ऐसे काम ना हो जिससे मुल्क का वक़ार दाव पर लगे। तो उसमें रियल एस्टेट एजेंट्स थे, उन्होंने वॉलंटरली एक कदम आगे बढ़कर उनका साथ दिया, और जो लिस्ट है, जब भी हम कहीं पे भी कोई ट्रांसफर्स कराने जाते हैं तो वो चेक किया जाता है, हम खुद भी चेक करते हैं। तो किसी ऐसे शख्स से जिसको हुकूमत वक्त ने जिसको बैन किया हुआ है उसके साथ ना हमारा कोई लेन देन है, और ना ही हमारे को रियल एस्टेट के लोग उसके साथ लेन देन करते हैं, क्योंकि वो चेक होता है, चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है तमाम सोसाइटीज़ में भी और तमाम CDA सेक्टर्स में भी, तो उनके साथ कोई लेन देन नहीं करता, और हम फैटफ की तमाम शराइत की पूरी पाबंदी करते हैं। राइट सर। अच्छा सर, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू जो है वो अवाम भी देख रही होती है और लोगों की थोड़ा सा रहनुमाई हो जाएगी। बाज़ औक़ात मार्केट से ये शिकायत भी आ रही होती हैं कि बहुत सारी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, तो इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि बेहतर तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर जाती हैं सोशल मीडिया पर, जंगल को मंगल दिखाया जाता है और आम आदमी को फ्रॉड और धोखे में ले आते हैं, और फिर बाद में जो है वो लोगों को शिकायत होती हैं। तो इस तरह के फ्रॉड और धोखे को मार्केट से कैसे ख़त्म किया जाए? जी बिल्कुल, हम हर फोरम के ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं, और एक बड़ा अहम सा मकूला है, वो आपने भी सुना होगा, और वो बिल्कुल कि मुश्तरी होशियार बाश। जी, तो हम लोगों को कहते हैं कि जब भी आप किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप देखें कि उसके पीछे ग्रुप कौन सा है, उनके पास ज़मीन कितनी है, उनका NOC आया इन प्रोसेस है कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो NOC मिलते मिलते भी, क्योंकि हमारे आपको पता है रूल्स इतने हैं, वन विंडो की सहूलत तो है नहीं है। एक सोसाइटी अगर NOC लेने जाए तो उसको वैसे ही 5 साल लग जाते हैं, ज़मीन पड़ी होती है, सिस्टम वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन NOC का प्रोसेस इतना लेंथी बना दिया गया है कि वो ले ही ना सके। तो ये मसाइल हैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन पूरी है, जो कारोबारी साख रखने वाला ग्रुप है, हम कहते हैं कि उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, और बाकी आप ये जो सोशल मीडिया और ये जो ख्वाब दिखाते हैं उनमें मत जाएं। आप खुद जगह को जाके देखें, आप उनके साथ मीटिंग करें, और थोड़ी सी तरद्दुद खुद भी करें। सारा कुछ जो है वो डीलर भाई हमारे हैं उन पे ना छोड़ा करें, खुद भी एक कदम आगे निकल के जिसने कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो आप खुद भी जाएं, खुद भी चेक करें, तो फिर ऐसा कोई मसाइल नहीं आएगा। जब आप अंधा एतमाद कर देते हैं, लोगों को पैसा दे देते हैं, और आए दिन सोसाइटियाँ आती रहती हैं, उसके ऊपर हम भी आवाज़ उठाते हैं, CD ऐड या तमाम लोग इश्तिहारात भी देते हैं, तो तमाम लोगों को मशवरा है कि बच के और बड़ी महफूज और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। आप देखें ग्रुप अच्छा है, ज़मीन पूरी है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। राइट सर। मारूफ बिल्डर और रियल्टर चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब के साथ हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है मारूफ बिल्डर, रियल्टर्स और रियल स्टेट इंडस्ट्री का मोतबर बावकार नाम जनाब चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब, और हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए। अच्छा चौधरी साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि मुश्तरी होशियारबाज जो है वो अवाम जो है वो ख़ुद भी तस्दीक कर लिया करें, रिसर्च कर लिया करें, तो जिन सोसाइटीज़ के NOC नहीं होते तो क्या एजेंट्स को भी उनकी मार्केटिंग के लिए ख़ुद को दूर नहीं कर लेना चाहिए, और ऐसी सोसाइटी जो कि गैर कानूनी तौर पर हों, एजेंट्स बिल्कुल उनके करीब ना जाएं और उनको बिल्कुल उनका कट ऑफ कर दें, ऐसा भी? जी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास NOC नहीं है और जिनके पास सिर्फ वो जो है वो इश्तिहारात ही दे के लोगों को पैसा बटोर लेते हैं, तो जो रियल इस्टेट के लोग हैं, मेरे भाई हैं, उनको इनसे दूर रहना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि आया उनके पास ज़मीन है, ज़मीन का विज़िट देखें, उनके कागजात देखें। उसके बाद NOC का थोड़े से प्रोसेस लंबा होता है, NOC की शर्त जो है उसको साथ साथ वो भी चेक करते रहें। लेकिन जो बिल्कुल ही एक बोर्ड लगा के अपनी हर चीज़ बेच जाते हैं, तो उनसे हमारे जितने भी रियल इस्टेट के दोस्त हैं उनको खुद भी दूर रहना चाहिए, और अपने इन्वेस्टर्स को, वो लोग जिनकी जमा पूंजी एक प्लाट के लिए होती है, तो उनको भी महफूज रखना चाहिए। तो इधर से भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैं तो अपने तमाम जो हमारे रियल इस्टेट से वाबस्ता लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसी सोसाइटियों से दूर रहें। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा तामीरात के हवाले से बताइए। मुल्क में जो है वो तामीराती प्रोसेस, इसमें जो आलिया जो है तामीराती मटीरियल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया है, DC रेट में बड़ा इजाफा कर दिया गया है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये हम हुकूमत वक्त से हमारे मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं, और हम अभी भी मुज़ाकराती हमारी एक टीम है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जो बिल्डर्स हैं वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि उन्होंने अगर एक बिल्डिंग उन्होंने बनाना शुरू की है और अपना फ़र्ज़ करे सारा माल बेच दिया है, तो उन्होंने अगर एक रेट रखा था 8,000 रुपया स्क्वायर फीट, तो अभी उसकी कास्ट जो है वो 10-11 हज़ार रुपया आ रही है, तो वो नुकसान में जा रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से हम दोबारा फिर यही अपील करेंगे कि इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो। जो तमीराती शोबे में जितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जब उनकी प्राइसेस कम से कम रखें, उनके ऊपर भी थोड़ा, क्योंकि लोगों को आपको पता है घर चाहिए, लोगों को जो है घरों की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी जो फ्लड आए उसमें भी तमीराती मटेरियल इस्तेमाल होगा, तो हुकूमत इनके ऊपर टैक्सेस मेरा ख्याल है अभी कुछ अर्सा के लिए ख़त्म करे, ताकि जो फ्लड से मुतासर लोग हैं वहाँ पे भी घरों की तामीर शुरू हो और लोगों को सस्ते लो कास्ट हाउसिंग जो है वो मैसर हो, उनको सस्ते फ्लैट मिले, उनको सस्ते घर मिले। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तामीराती मटीरियल की जो प्राइसेस हैं उसको कम से कम करें। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारी इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए और हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए कि हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन कोड क्या है और इसका मयार क्या है सर? देखिए जी, कंस्ट्रक्शन कोड के ऊपर तो अभी लोग जो हैं वो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो इस पे अमल कराया जाए। लेकिन लोग खुद इस तरह अमल कर रहे हैं कि हर बंदा चाहता है कि अच्छी से अच्छी तामीर हो, बेहतर से बेहतर मटेरियल हो, क्योंकि आजकल जितनी अच्छी चीज़ आप बनाएंगे, जितना अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ बिकती है। जो ख़राब मटेरियल वाली चीज़ है जिसके ऊपर आप बचत करते हैं, तो वो चीज़ नहीं बिकेगी। राइट सर। अच्छा सर, एक तजवीज़ ये भी है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आपने जैसा कि फरमाया भी है कि इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, और मुल्क रियल स्टेट की तरक्की बराह रास्त मुल्क की माशी तरक्की है। तो आप नहीं समझते कि इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई जाए, या इस सेक्टर के लिए एक अलग अपनी वजारत होनी चाहिए? आप लोग अपने मसाइल के हल के लिए कभी इंटीरियर मिनिस्टर, कभी जो मिनिस्टर ट्रेड के पास जा रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर, तो एक अलग से मिनिस्ट्री हो, अलग से अथॉरिटी हो जो कि इस इंडस्ट्री को डील करे और इसके मसाइल हल करे। इस बारे में आप क्या? जी बिल्कुल जी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई तो थी पिछली गवर्नमेंट ने, लेकिन वो बराए नाम थी, वो उसका कहीं के पे हमें कोई मिली नहीं है। वो बनाने के बाद वो कानून भी पास हुआ, लेकिन हम ये बिल्कुल एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जिस तरह दुबई में है, जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है, कि जो रियल इस्टेट से वाबस्ता लोग आते हैं वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हों और उन पर चेक एंड बैलेंस हो, और उनकी भी जो मसाइल हैं, उनकी जो कमीशन के मामला हैं, उनके जो लेन देन के मामला हैं, वो भी महफूज रहें। तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उसका एक मिनिस्टर होना चाहिए, और रियल इस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज से इस मुल्क में जो है वो रियल इस्टेट का जो सेक्टर है, जो टैक्स इकट्ठा करता है, जो टैक्स कलेक्शन करता है, तो दोनों तरफ से जो है वो महफूज हो जाए।
जिसमें जो लेने वाला भी महफूज हो और देने वाला भी महफूज हो। अच्छा सर, हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से है और हमारे शुमाली इलाका जात और दीगर जगह दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से, और गवर्नमेंट जो है वो बाजू का टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाह रही होती है। आप बतौर एक बिल्डर के आप ये फरमाइए कि रियल स्टेट इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री ये दोनों अगर बायमी इश्तराक से इस चीज़ को कितना प्रमोट कर सकते हैं? रियल स्टेट इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री को तरक्की देने में किस हद तक मावन और मददगार साबित हो सकती है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है जी। मुल्क के पाकिस्तान में आप शुमाली इलाका जात में आप देखें कि जब ये सीजन्स होते हैं, गर्मियों का हो या स्नोफॉल का हो, तो लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत आ जाए वो इस तरफ सोई है, उनका बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। अगर वो इन चीज़ों को वो BOT की बुनियाद पे दे दें, लोगों को दे दें और कहें जी आपको ये हम फैसिलिटीज़ देते हैं, आप खुद वहाँ पे होटल्स बनाएं, आप वहाँ के ऊपर जो है वो सैरगाहें बनाएं, तो लोगों को अट्रैक्ट करें, तो ओवरसीज़ जो है वो भी अट्रैक्ट होंगे। उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना सरमाया वहाँ पे लगाएं। तो इसके ऊपर हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और इस सेक्टर में रियल एस्टेट के लोग और हुकूमत को इस सेक्टर के ऊपर भी बड़ी तवज्जो देनी चाहिए और उनको कोई ऐसे सहूलियात देनी चाहिए जिसकी वजह से ये सेक्टर फले फूले, ताकि सरमाया बाहर से भी आए, अंदर से भी जनरेट हो। तो जब सरमाया बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। राइट सर। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती है, तो आप बतौर एक रोल मॉडल के नए आने वाले लोगों को, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मेरी जी तमाम नौजवानों को ये दावत है कि आप इस इंडस्ट्री में आए। बड़ा अच्छा शोबा है, बड़ा अच्छा काम है। अगर आप ईमानदारी से, अगर आप दयानतदारी से, अगर आप कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, जो आपका क्लाइंट है उसके पैसे को आप महफूज रखेंगे, तो वो भी फ़ायदे में रहेगा, वो भी पैसा कमाएगा और आपको भी उसमें से जो आपकी भी अर्निंग होगी। तो ये बड़ा अच्छा शोबा है। तमाम पढ़े लिखे नौजवान इस शोबे में आए और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जी, पढ़े लिखे नौजवान इस शोबे में आके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये थे चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब, जिनके एक्सपर्ट ओपिनियन से आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आइंदा भी इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।